बच्चों, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम हिस्ट्री के नोट्स लेके आए चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो चलिए चैप्टर 1 के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे। वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ स्टेट होते थे। फर्स्ट स्टेट में किंग्स रहते थे एंड उनके रिलेटिव। सेकंड में चर्च के पूजा करने वाले लोग, ऑफिशियल्स। और तीसरे स्टेट में गरीब लोग, थर्ड क्लास पीपल। और उसके बाद अब आ जाते हैं नोट्स में। आज हम इस चैप्टर को नोट्स के द्वारा ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ये नोट्स को बना लीजिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब आप क्लास 9th में आ चुके, तो आप इतने बड़े हो चुके हैं कि मैं आपको नोट्स दूं, आप नोट्स पढ़ें और नोट्स से ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सो मैनी फैक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है हमारे पेपर में। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर हम 5 पॉइंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर 5 पॉइंट्स के आते हैं। तो सबसे पहले द रोल ऑफ लुइस 16 ने ऐसा क्या क्या किया जिसके कारण फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ। दूसरा, द सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन यानी कि वहाँ पे क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हुई। जो सोशल कंडीशन यानी कि जो भेदभाव वहाँ फ्रेंच में हुए थे वो सब। उसके बाद दी इकोनॉमिक कॉजेस, वहाँ क्या क्या पैसे की कमी थी या कैसे कि लोगों को कितना टैक्स भरना पड़ता था, कौन सी स्टेट्स के पीपल टैक्स नहीं भरते थे जिसके कारण रिवॉल्यूशन हुआ। यह थर्ड पॉइंट था। हमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं। और फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा दी रोल ऑफ थिंकर्स। इसमें अगर आप थिंकर्स के नेम भी लिख देते हैं और या फिर उनके एक बनाई हुई बुक्स ही लिख देते हैं तो हमारा रोल ऑफ थिंकर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे 4 थिंकर्स के नेम बताए हैं और उनको डिस्क्राइब इसलिए किया है क्योंकि कई बार इन चारों जो थिंकर्स के नेम होते हैं, ये थिंकर नंबर 1, थिंकर नंबर बी, इनके नेम के साथ साथ इनका डिस्क्रिप्शन भी पूछ देता है कि डिस्क्राइब दिस थिंकर एंड हिज लाइफ स्टोरी। इसलिए मैंने इनको डिस्क्राइब भी किया है। तो आप इनको यहाँ से देख के ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद दी फिफ्थ कॉज, द इमीडिएट कॉज। द इमीडिएट कॉज में आ जाता है द समन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समन मीन्स आप इसको समझ सकते हैं कि फ्रेंच पार्लियामेंट का गिरना। तो ये फ्रेंच पार्लियामेंट का गिरना और ये रहा इसका कंप्लीट साइड। अब उसके बाद हमारा सबसे पहले 5 कॉजेज ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन हो गया। अब हम उसमें मेजर इंसिडेंट इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्या क्या बहुत ही खास इंसिडेंट्स हुए, कब हुए, किस दिन हुए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ 10 खास इंसिडेंट्स हैं। द समन ऑफ फ्रेंच पार्लियामेंट तो हमने अभी यहीं पे पढ़ लिया। अब चलिए अब एक एक करके इन सबको देखते जाते हैं। अब दी टेनिस कोर्ट। तो ये रहा हमारा दी टेनिस कोर्ट। इसमें सब थर्ड क्लास पीपल लोग इकट्ठा होते हैं और रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो ये 28 जून 1789 में हुआ था। द फॉल ऑफ बेस्टाइल, ये मैंने गलती से यू लिख दिया, आप लोग इसे ए लिख लीजिएगा, ये फॉल है। द फॉल ऑफ बेस्टाइल ऑन 14 जुलाई 1789। तो यहाँ पे इस दिन लुइस 16 को उस दिन द बेस्टाइल को प्रोटेक्ट कर, उस दिन लुइस 16 को गिरफ्तार करके, मतलब कि उन्हें पकड़ करके उन्हें राजा की पदवी से हटा दिया गया था। 3 सिग्निफिकेंट है। अगर आप ये नोट्स ना लिखें, अगर ये आप 3 सिग्निफिकेंट्स भी लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार डिस्क्राइब 3 सिग्निफिकेंट ऑफ फॉल ऑफ बेस्टाइल आता है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने इसको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट से दिया। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट विच गेव बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, मोटिवेशन ऑफ एंड फ्री ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड टू द अदर कंट्री, द इट एंडेड द डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं द वर्क ऑफ नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली ने वर्क क्या किया और ये नेशनल असेंबली है क्या। तो नेशनल असेंबली ने ही फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया। तो चलिए देख लेते हैं क्या 3 पॉइंट नेशनल असेंबली का हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले द एंड ऑफ प्रिविलेज का, यानी थर्ड क्लास का एंड किया। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सबको ह्यूमन राइट्स मिले, सबको अपनी आज़ादी मिली। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। द एंड ऑफ प्रिविलेज कास्ट, तो यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे
अब यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के पीपल थे, इसमें उन्होंने उनकी सारी जो लुईस 16 के टाइम में उनकी आज़ादियाँ थी उनसे वो छीन लेते हैं, जैसे कि वो टैक्स ना पे करते थे, वो लोग खुद को ही सबसे ज़्यादा मानते थे, उन लोग की सबसे इज्जत होती थी, और जो थर्ड क्लास पीपल थे वही टैक्स भरते थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के पीपल थे उनसे ये सब छीना गया और सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेट्स के पीपल को एक समान्यता दी गई। उसके बाद सेकंड, द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, द फ्रेंच पार्लियामेंट डिक्लेयर द राइट्स ऑफ मैन, ये तो आप जानते ही हैं। अब चौथा, जो ये हमने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, तो कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट वेयर द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट मेड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रेंच। तो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स में आपको लिखा है कि द ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड हैव इक्वल स्टेट, ये एक पॉइंट हो सकता है, अगर क्वेश्चन आया तो आप उसे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 6 पॉइंट बताया। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में ये 3 मार्क्स का आता है हर साल, लगभग हर 2 ईयर के गैप में ये 3 मार्क्स का एक बार क्वेश्चन आ जाता है। 3 मार्क्स का नहीं तो 2 मार्क्स का आता ही है, तो इसमें से आप कम से कम 3 तो याद रखिएगा ही। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन 1791 द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इट एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन monarchy व्हाट। तो हम पहले ही याद रख लेंगे किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था और किसने फॉर्म किया था। तो हमारा आंसर किसने फॉर्म किया था, तो नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस ने, किस दिन, 1791 में। और उसमें क्या क्या फीचर्स थे, तो ये मैंने फीचर्स आपको शो किए हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। अभी हमारा पांचवा इम्पॉर्टेंट है, द किंग अटेम्प्ट टू फ्ली, यानी कि लुईस 16 की जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गया था, सब राजा जितने भी लोग थे सब मिलजुल कर लुईस 16 को, मतलब कि जो वहाँ का राजा था उस टाइम, उसको भगा देना चाहते थे। तो उस टाइम रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो राजा बचने के लिए वहाँ से भागना चाहता। फ्ली का मतलब होता है वहाँ से भागना, ठीक। तो लोगों ने उसे भागने नहीं दिया बल्कि उसे पकड़ लिया। तो इसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट डेट लिखा है। आप और अच्छे से, अगर आप मेरे नोट्स जो लिखे हैं, मैं आपको बस ऊपर एक टाइप से सरफेस रीडिंग सारा मेन टॉपिक को दे रहा हूँ, आपको एक तरह से ऊपर का बस उसे समझा रहा हूँ। अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ेंगे तो आप उसके डीपली अंडर रूटेड, क्योंकि मैं नोट्स जो बनाता हूँ उसमें मैं कोई भी चीज़ को ऐसे छोड़ता नहीं, उसको सीधा एकदम उसकी जड़ तक उसको लिखता हूँ। तो जितना भी इंपॉर्टेंट डेट होगा ये यहाँ होगा। और उसके बाद यहाँ पे दी एग्जीक्यूटिव ऑफ किंग ऑन 21 January 17, इस दिन लुईस 16 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था 21 जनवरी 1793 में। और उसके बाद क्या क्या हुआ, कहाँ चढ़ाए गए, ये है दी रेन ऑफ टेरर। ये रेन है, REIGN है, इसका REIGN, इसको कई बच्चे रीन पढ़ते हैं या रैंग पढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है रेन। तो इस हेडिंग का मतलब होता है द रेन ऑफ टेरर, मतलब कि जब लुईस 16 को फांसी पे चढ़ा दिया गया, नेशनल असेंबली बन चुकी थी और सब लोगों के बीच में एक तरह से सामान्यता था। तो उस समय तो राजा कोई नहीं था, तो एक तरह से नेशनल असेंबली थी, तो उसमें कुछ हेडेड मेंबर थे। तो उन हेडेड मेंबर में से नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, सॉरी, मतलब कि आफ्टर दी फ्रीडम, लुईस 16 के डेथ के बाद जो कुछ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स थी फ्रांस में, कुछ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप थी, तो उन रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स के एक मेंबर रॉब्सपियर, जैकोबिन रॉब्सपियर है, ठीक। सो दी जैकोबिन ग्रुप्स, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप लेड बाय द रॉब्सपियर क्रिएटेड द रेन ऑफ टेरर। मीन्स अब उसने बोला कि अब हमारा अधिकार हो गया है पूरे फ्रांस में। तो इस तरह थोड़े साल बाद उन्हें भी इसी तरह जैसे लुईस 16 को हराया गया, तो उन्हें भी थोड़े टाइम बाद, मतलब कि जैसे कि रेन ऑफ टेरर आप समझ सकते हैं 1793 में स्टार्ट हुआ, तो एक साल बाद रॉब्सपियर को भी हटा दिया गया, मार दिया गया, क्योंकि वह लोगों को परेशान करने लगा था, कहीं पे भी कुछ होता था। तो लोग उनसे परेशान होकर उन्हें हटा दिए, उन्हें मार दिए। रॉब्सपियर के 1 ईयर के रूल में नियरली 5000 पीपल वर
किल्ड। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है द रूल ऑफ डिक्टेरी 1795 टू 1999। तो अब ये द रूल ऑफ डायरेक्टरी, तो मतलब कि अब जब ये रॉबस्पियर भी चला गया, अब नेशनल असेंबली एकदम फ्री थी। तो नेशनल असेंबली में 5 मेंबर्स थे, तो उन 5 मेंबर्स को ही वहाँ का एक तरह से रूलर के तौर पे, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उस तरह वो जो 5 मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के, वही लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करते थे। लेकिन वो 5 मेंबर बहुत ही एक दूसरे से जलते थे। वो तो 5 मेंबर सोचते थे कब किससे मैं आगे बढ़ जाऊं, तो उसी के लिए वो लोग एक दूसरे में रेस, आप कह सकते हैं एक दूसरे से जेलस होकर रेस टाइप का करते थे। लेकिन उनमें से सबसे स्मार्टर वन था नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने धीरे धीरे इन चारों जो हमारे ये क्या डिक्टेटर्स थे वहाँ के जो मेंटेन करते लॉ ऑर्डर, तो उन चारों लोगों को हरा के अब नाउ दी नेपोलियन बोनापार्ट टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस। अब द राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, तो 1799 से नेपोलियन बोनापार्ट स्टार्ट किया इसका रूल फ्रांस में, और 1815 तक किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने रूल के टाइम में दी इन कॉन्स्टिट्यूशन ही मेड मैनी चेंजेस एंड he made the right to equality, fundamental rights to the people and many other things. नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 1769 में कॉर्सिया आइसलैंड में, फ्रांस में हुआ था। वह एक मिलिट्री मैन, वो मतलब कि आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। उसके माता पिता ने उसको बचपन में एक आर्मी स्कूल में फ्रांस के डाल दिया। तो वहाँ से वो धीरे धीरे एक इतना स्मार्ट था नेपोलियन बोनापार्ट कि वो एक सोल्जर से वहाँ का कमांडर बना, कमांडर से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली के मेंबर से वो सीधा वहाँ का एक तरह से आपका से डिक्टेटर बन गया। ये कुछ चेंजेस हैं जो नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया था। ही ऑल्सो gives to all the adults right to vote to all the adults beside the women। तो वुमेन को उन्होंने वोट करने की परमिशन ना दी। बाकी और सब ये 4 पॉइंट होते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने, कई बार पूछा जाता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हाट आर द चेंजेस मेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। और मैं पूछूं अगर आपसे, वुमेन्स को फ्रांस में उस समय राइट्स नहीं मिले थे, तो राइट्स कब मिले थे? तो इसको, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार बहुत बार आता है, मैंने गौर किया, नियरली 5 साल के क्वेश्चन पेपर में मैंने जो स्टडी किया था, लगातार 5 साल के क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आया था कि वुमेन्स को राइट्स ना मिलने के कारण, जब रिवॉल्यूशन वुमेन्स ने किया था कि हमें भी राइट्स चाहिए, तो उसके बाद उन्हें राइट टू वोट करने की परमिशन कब हुई? तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और वुमेन्स को राइट्स भी 1947 में मिली थी इन फ्रांस। तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं आप। द लेजिसी ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशन, द लेजिसी ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ क्या क्या बदलाव हुए, तो ये कम से कम 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। और नियरली द लेजिसी ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशन, कई बार ये 2-3 की जगह 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो अगर आपको ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आए, तो इसमें से कम आप 4 लेजिसीज़ को लिखिएगा। अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आए, तो आप 3 लेजिसीज़ को लिख के तीनों को डिफ़ाइन कीजिएगा। और अगर 5 मार्क्स के लेजिस्लेशन में आए, तो आपको 5 तो इसमें से लिखने ही होंगे और उनको थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए इनको देखते हैं डिफ़ाइन कैसे करेंगे। द एंड ऑफ मोनार्की, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट लेजिसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज द एंड ऑफ द मोनार्की फ्रॉम फ्रांस आफ्टर Louis XVI, the ruler of Bourbon dynasty came to end forever
लुईस 16 का जब डेथ हो गया तो रूल ऑफ बर्बन डायनेस्टी एकदम ख़त्म हो गया। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है लुईस 16 किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन को भी आप तैयार कर सकते थे, बर्बन डायनेस्टी। उसके बाद द बिगनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन फ्रांस, द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सब मैं आपको शो करते जा रहा हूँ, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा या फिर कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मोटिवेशन फॉर रिवॉल्ट्स टू द अदर कंट्रीज़, मोटिवेशन फॉर रिवॉल्ट्स टू द अदर कंट्रीज, इसका मीनिंग होता है जब फ्रांस ने कहा कि अब हम भी आज़ाद हो सकते हैं, हम भी आज़ाद हो चुके हैं, अपने गुलाम अब हम नहीं रहे, तो उसने और देशों को ये मोटिवेट किया जो उस टाइम गुलाम थे अपने राजाओं के, कि आप भी अपने देश के परेशान जो आपको कर रहे हैं राजा, उनके खिलाफ आप भी रिवॉल्यूशन कीजिए और आप भी आज़ाद होकर जिए, क्योंकि हर एक मनुष्य को आज़ाद रहने का जन्म सिद्ध अधिकार है। एंड ऑफ कंजर्वेशन एंड बिगनिंग ऑफ लिबरलिज्म, पहले तो वो लोगों की पुरानी सोच रहती थी, तो वो कम से कम हमारा देख सकते हैं आप 2005 तक चलते आया कि जो गांव के पुराने लोग होते थे वो अपने घर के बच्चों की जल्दी शादी कर देते, तो वही होता है एक तरह से ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करना। और लिबरलिज्म, द बिगनिंग ऑफ लिबरलिज्म मीन्स आप समझ सकते हैं, लिबरलिज्म आप एक तरह से समझ सकते हैं इक्वालिटी। तो यहाँ पे हमने अपने चैप्टर को नियरली पूरा डिफाइन कर दिया है इस नोट्स में। अगर आप ये नोट्स को पूरी तरह से देखते हैं अच्छे से कॉपी में, अगर आप इसका नोट्स बना लेते हैं, अगर नोट्स ना छोड़ दीजिए, अगर आप मात्र मैं जो वीडियो में आपको बताया हूँ सरफेस रीडिंग को, मैं जो सरफेस रीडिंग बताया हूँ उसको आप सुन लीजिए और वीडियो को ही देख के उसमें से बस आप एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको पूरा द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर 1 क्लियर हो जाता है। और मैं नेक्स्ट क्लास में जो बुक के पीछे इसकी एक्सरसाइज हैं मैं उसको ना करवा के मैं आपको अलग से एक्सरसाइज दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री में जो टीचर्स होते हैं वो बुक के पीछे का एक्सरसाइज छोड़ के जो अलग से अपने से एक्सरसाइज बनवाते हैं, तो मैं अलग से आपको क्वेश्चंस दूंगा और उनके आंसर्स भी बताऊंगा। आई होप बच्चों आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी ऐसी अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका प्यारा चैनल स्टडी गाइड। थैंक यू बच्चों।